So what we are doing is we are doing the forecasting issue with regression, and what we have is that at a particular level of x naught you have got a y naught hat. This is your sample regression line, sample regression function. Basically your y naught is equal y naught hat, y hat is equal y hat is equal to p0 plus p1 x. अब हमने एक पर्टिकुलर लेवल पे वी हैव गॉट वन पर्टिकुलर वैल्यू, बट दिस सैंपल विल कीप चेंजिंग. यू विल हैव सैम्पलिंग इफेक्ट. जब सैम्पलिंग करोगे तो हर सैंपल से यू विल गेट अ डिफरेंट बी नॉट एंड b1. So that means you will get multiple lines. That basically tells you that for this level of income you will get a range. कहीं किसी सैंपल में आपका y नॉट हट ये आ रहा होगा, किसी सैंपल में ये आ रहा होगा, किसी सैंपल में ये आ रहा होगा, किसी सैंपल में ये आ रहा होगा, किसी सैंपल में. दिस इज द रेंज दैट यू विल गेट फॉर y नॉट हट, which makes y नॉट हट अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है. एंड बिकॉज ये अब सैम्पलिंग है तो अब इसका आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू of y given x naught? What will that value be? This is my question to you. इसका एक मीन होगा ना, वो मीन क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है. सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या होना चाहिए. गाइस कम ऑन. इसका इन सारी वैल्यूज का जो एक्चुअल प्रिडिक्ट जो आप पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए होगा, this has to be an unbiased estimator ना. This will be equal to beta 1 plus beta 2 x naught, जो पॉपुलेशन के उसके इक्वल होना होगा. ये अलग अलग सैंपल से जो y नॉट आ रहा है, व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y नॉट at x naught should be equal to this for it being an unbiased estimator. Isn't this true guys? तभी तो ये unbiased estimator बनेगा. समझ में आया ये चीज guys? yes or no? देखो हमारे पास हर सैंपल से एक अलग y नॉट आ रहा है. सपोज मैंने कहा ये 500 इनकम ले ली. 500 इनकम पे एक किसी का सैट स्कोर आ जाएगा, हो सकता है 400 आ रहा हो, किसी का 420 आ रहा हो, किसी का 520 आ रहा हो, किसी का 540 आ रहा हो. ठीक है. तो और यहाँ पर 500 हो गया, 480. चलो ठीक है. यहाँ पर कोई एक बीच में वैल्यू हो गई से 4 हो गया. ठीक है. सो व्हाट वी आर सेइंग essentially is that यहाँ ये जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज होंगी इसका एक मीन होगा ना. दिस इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट y नॉट हैट टेक्स एट दिस. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस गाइस, इट इज समथिंग लाइक दिस. मैंने सेम डायग्राम को ऐसे बना रहा हूँ. ये आपकी y हैट है, y which is your SR at a particular x naught. ठीक है. at a particular x naught आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी y naught hat की. these are all different y naught hats because it is a sampling effect. हर सैंपल से अलग आएगा क्योंकि हर सैंपल का b नॉट एंड b1 अलग. ठीक है. So because of this there will be a distribution of this. इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसका जो मीन होगा वो क्या होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो पॉपुलेशन मीन के इक्वली होना चाहिए, which is b1 प्लस b1 या b2 कर लो, b1 या b2 x नॉट. पॉपुलेशन पीआरएफ के केस में तो यही होता है. अगर आप पीआरएफ लेते तो पीआरएफ में अगर आप एक्स नॉट चूज करते तो आपका वाई आई क्या होता, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स क्या होता, बीटा 1 प्लस बीटा 2 होता. तो ये जितने भी सैंपल से आएंगे आपके पास वाई नॉट हैट, ठीक है, उन सब का मीन भी तो यही होना चाहिए फॉर इट बीइंग एन अनबायस्ड एस्टिमेट. अब समझ में आया गाइस? सावृत्ति बाकी लोगों को समझ में आया? yes or no? So this is what we are doing. So basically what we are saying is, देखो यहाँ पर हमने सेम उसमें आएगा y नॉट हैट इज एन
एस्टिमेटर ऑफ दिस पॉपुलेशन के केस के अंदर, ठीक है। हाउ डू वी एस्टिमेट, हमने वाई नॉट, हमने ये वैल्यू पुट करी और हमारे पास ये एस्टिमेट आ गया 533 हमारे पास एस्टिमेट आ गया, बट ये एक सैंपल से आया है। नाउ वाई नॉट हैज an unbiased estimator of the true mean, a point on the population regression line, ठीक है। And if that is true, the difference between them is basically the forecasting error or the prediction error. Population से कुछ आ रहा होगा, population से suppose आया आपका certain amount y, and whatever is y not hat, ये जो difference होगा, this is called as forecasting error or prediction error. So y not hat is an unbiased estimator of the true mean. It is not likely to be equal to the latter, ठीक है, given the sample, क्योंकि हर sample से अलग अलग आएंगे. The difference between them is called the forecasting or the prediction error. To assess this error, we need to find out the sampling distribution of y naught hat. अब हमें sampling distribution, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया, वो distribution बनाने की जरूरत है. Given the assumptions, we can show that y naught hat का जो distribution is normally distributed with mean as this, जो मैंने अभी दिखाया, and variance as this. This is the variance. We don't prove this variance, but this is the variance. And if you see guys, अगर आपका x naught जो है x बार की तरफ चला जाता है, तो ये टर्म जो है पूरा जीरो हो जाएगा, एंड योर वेरिएंस विल बिकम दिस विल बिकम योर वेरिएंस, ठीक है। सो योर वेरिएंस विल बी द मिनिमम, your variance will be the minimum when you have the variance will be the minimum when your x naught will be equal to your x bar, ठीक है। we'll just show that. एंड जिस तरीके से आपने नॉर्मल b1 b2 का आपने you drew the entire confidence interval, similarly आप इसका confidence interval निकाल सकते हो. this will be the confidence interval b1 plus b2 x naught plus the standard error, and similarly minus the standard error and plus the standard or y not hat. तो this way you can draw the entire distribution कि इस range में lie कर सकता है आपका y not hat, और वो हमने distribution निकाल दिया. The moment that we put it, we get that sample to sample जो variation आ सकता है वो ये आ सकता है with 95% confidence. That means 95% confidence, if there are 100 samples that are being taken, then 95 of those samples will lie at this particular level of income will lie between 507 SAT score and 559 SAT score. अगर आपने यहाँ पर 78,000 सैलरी ली, तो 95% नहीं 100 में से 95 सैंपल्स का जो स्कोर है वो 507 से लेके 559 के बीच में हो सकता है. So this gives you a range in which sample to sample scores can lie, ठीक है। और वो sample to sample scores can lie इतने बड़े रेंज में बिकॉज आपने अभी सिर्फ एक वेरिएबल लिया है. यू टेक मल्टीपल वेरिएबल्स, आपका ये रेंज कम हो जाएगा, ठीक है। देन this is the confidence interval and this band will be the smallest. अभी देखो क्या हुआ, आपने 78,000 पे लिया, आपका ये रेंज आ गया. दिस बैंड विल बी द स्मॉलेस्ट व्हेन आप x बार की तरफ लोगे, क्योंकि x बार के केस के अंदर आपका जो वेरिएंस हो जाएगा वो सबसे कम हो जाएगा. सो एसेंशियली सेइंग, जितना आप x बार से दूर जाओगे, जितना आप x बार से दूर जाओगे, उतना ज्यादा आपका जो वेरिएशन हो जाएगा स्कोर का वो ज्यादा हो सकता है, उतना ज्यादा आपका फोरकास्टिंग एरर जो हो सकता है, फोरकास्टिंग एरर उतना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। आपका रेंज बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जितना आप मीन के पास आओगे उतना आप एक्यूरेटली बता पाओगे कि अच्छा इस रेंज में लाई कर जाएगा आपका SAT score. So this is basically saying that we should exercise great caution in extrapolating historical regression to predict the mean value of y, which is far removed from the sample mean. सैंपल मीन से बहुत ज्यादा दूर अगर आप 2 लाख इनकम पे लोगे तो, और उस पर आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो, तो आपका रेंज बहुत ज्यादा बड़ा आएगा. यू कैन नॉट फोरकास्ट इट प्रॉपर्ली. So prediction to predict the average score, math score of income well beyond the sample range on which the historical regression line is based will be a futile exercise, and it might also lead to regressive or wrong conclusions that you might draw out of the data. समझ में आया? Did you guys get this point? Yes or no? अरे हाँ कि ना गाइस, चलो कुछ लोगों को तो समझ में आया. Now
what I'm going to show you guys is that हमने क्या क्या कर लिया है. We are done with tricks. So we are, हमने if you see हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनोमेट्रिक्स कर चुके हैं हम, ठीक है, ये कर चुके हैं. We have more or less done with these distributions. ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं एंड दिस इज अक्रॉस, आई मीन बेसिकली द डिस्क्रिप्शन. हम ये अपेंडिक्स वगैरह कर चुके हैं, हम ये चैप्टर 2 कर चुके हैं, चैप्टर 3 कर चुके हैं. वी विल टॉक अबाउट दिस मोंटे कार्लो एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा हम बात करेंगे. Now what we are moving towards is basically multiple linear regression, which is just an extension of your two variable regression. And इसी के अंदर हम दो chapters और include करेंगे, which is one is your functional form, जिसमें आप फॉर्म चेंज कर दोगे. x का स्क्वायर ले सकते हो, x का क्यूब ले सकते हो, पॉलिनोमियल फॉर्म्स ले सकते हो. So you can talk about this as something like polynomial regression. I will take an example which is not in your course. एक डेटा सेट है कैगल के ऊपर, ठीक है. यूजुअली योर डेटा साइंटिस्ट गो टू कैगल फॉर कॉम्पिटिशंस. तो एक डेटा सेट उठाएंगे कैगल के ऊपर, और उसके ऊपर वी विल ट्राई टू सी कि अगर हम लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक से फिट नहीं होगी, बट पॉलिनोमियल रिग्रेशन लाइन जो अगर हम फिट करने की कोशिश करते हैं तो वो अच्छे से फिट हो जाएगी. Similarly, you can do this exercise in your assignments in terms of aggregate demand को करके देखो, which is a rectangular hyperbola. Then you try to do it on inflation and your unemployment, which is not a clear-cut linear relationship. ठीक है. So that is there, and then we will talk about dummy variables, qualitative aspects कैसे लेके आएंगे. So these will be the next 3 chapters of our discussion, which will take us the next 15-20 days. And then you have the most important chapters of the course, which is multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. ठीक है. Now I'll give you a small preview of multiple regression, and for tomorrow's class what you need to do is you need to go through that video of mine on multiple regression as a pre-work. Chalo, let's see this. Try to see the questions, guys, at the end of the reading. तुम लोगों को reading मिल गई है? All of you have the readings now? Guys, yes or no? Readings हैं कि नहीं है? Guys, readings आ गई? क्यों readings क्यों नहीं आई? ठीक है. ठीक है. ठीक है. Okay. But after this chapter, guys, we are going to do questions. I'm not going to start the new chapter. मैं basically functional forms पे तब तक नहीं जाऊँगा जब तक I am assured that you have reached the common level. If you have not reached the common level, I will just ask you to go through the videos for the next part of the course. And I'm telling you, I'll not take classes. उसके बाद मेरे सारे videos available हैं. You can watch those videos then. If we don't reach a common level of understanding, you will have to go through this course through videos then. Chalo. Now what we are entering into multiple regression model, because we know that it's not just one variable which impacts y. In life, each variable can be impacted by multiple sources. बहुत सारे sources से बहुत सारी चीज़ें आपके SAT स्कोर को इम्पैक्ट कर सकती हैं. You can see कि income is one source, your IQ is another, whether you went for a coaching or not, that could be another, your wealth could be another, whether your siblings are from an IIM or not, that could have a matter that can probably give you guidance into this. So there are multiple factors which can actually influence whether or not SAT score is dependent on these factors. So वो हम देखना चाह रहे हैं. Now the example that we have is something different यहाँ पर, and we will try to explain it through कि bankruptcy is the dependent variable. हम मॉडल रन करने की कोशिश कर रहे हैं with bankruptcy as dependent variable, and you can have multiple bankruptcy को explain करने के लिए you can have multiple explanatory variables. ठीक है. एंड अभी हमारा ये मॉडल है जिसमें y जो है वो भी एक न्यूमेरिक एंटिटी है और ये सारे भी न्यूमेरिक एंटिटीज हैं.
बट लेटर ऑन वी कैन सी कि जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिक एंटिटी हो, ये 0 1 वैल्यूज भी ले सकते हैं जब हम डमी वेरिएबल्स में चले जाएंगे। डमी जब ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में चले जाएंगे तो ये डमी वेरिएबल्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वेदर वन ऑफ योर पेरेंट्स इज फ्रॉम एन IIM और नॉट, इट विल बी इधर येस और नो, ठीक है, सॉरी, इधर विल नो और बी अ येस, तो उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। योर सैट स्कोर कैन ऑल्सो बी डिपेंड ऑन योर जेंडर, वेदर यू आर अ मेल or a female. So that can also be dependent on this. It can also be dependent on your relationship status, whether you are single or you are not. इस चीज पे भी डिपेंड कर सकता है. So there are multiple factors that can go into each particular variable. जब आप ऐसे qualitative factors ले लोगे, we will enter the domain of dummy variables. ठीक. बट अभी तक हमारा जो एनालिसिस रहा है, हम ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ले रहे हैं, नन ऑफ देम आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, एंड योर y इज आल्सो अ quantitative variable, but all of this can change if y becomes a qualitative variable which takes the value either 0 or 1, which basically means क्या आप IIM में जाओगे या नहीं जाओगे, या तो नहीं जाओगे या जाओगे, then you enter a model called logistic model. तब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में चले जाओगे। प्रोबेबिलिटी, आपने y की जगह आपका मॉडल बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये मॉडल बन जाता है. दिस इज नॉट इन योर कोर्स, आई विल प्रॉब्ली टीच यू गाइस इफ यू टेक एडवांस ट्रिक्स, then I'll be venturing out into these probabilistic models. But that's a very good exercise because most of cases में हमारे पास यही होता है रियल लाइफ के अंदर, स्पेशली व्हेन यू गेट इनटू द बैंकिंग इंडस्ट्री, यू हैव टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी कि बंदा डिफॉल्ट करेगा कि नहीं डिफॉल्ट करेगा, ठीक है, आपका आपका कैंपेन सक्सेसफुल होगा कि नहीं सक्सेसफुल होगा. So most of the cases in real world you have a classification problem. This is called a classification problem. जब आप yes or no में आ जाते हो, it's called a classification problem. और the other problem is a regression problem. regression problem के अंदर आप एक estimate देने की कोशिश करते हैं. Do remember this, guys. This might be useful for future projects that you might take, not in this course, but later on maybe you can do. But in life, majorly we are dealing with classification problem. We hardly deal with, at least in business science, in business aspects, we deal with classification problem. But maybe in our subjects, we can talk about regression problems much more than in other domains. So क्लासिफिकेशन के मॉडल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर मेजरली रिग्रेशन यूज होता है, उसके बाद ट्यूनिंग ऑफ रिग्रेशन हो सकता है, बट क्लासिफिकेशन में देयर आर लॉट्स ऑफ मॉडल्स दैट आर देयर. देन so how do we estimate multiple regression? How is it different from two variable regression? What is the hypothesis procedure, वो हम देखेंगे. And how do we decide whether to add a particular new variable or not? These are the things that we will assess in this particular chapter. Let's talk about three variable regression. थ्री वेरिएबल रिग्रेशन में हम बेसिकली कह रहे हैं कि हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y x, ठीक है, विच इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x2t. अब आप इसको 2t करके लिखेंगे, ठीक है, x3t, ठीक है. सो t where t is the tth observation, so you have to write it like this. अब वो i वाले की जगह यू कैन राइट दिस डी सब्सक्रिप्ट्स, एंड स्टोकास्टिक फॉर्म में ये हो जाएगा आपका. दिस इज बेसिकली, दिस इज नॉट अ रिग्रेशन लाइन, दिस इज नाउ अ रिग्रेशन. क्या बोलेंगे इसको गाइस, कैन समवन टेल मी? ये लाइन नहीं रह गई है गाइस, अब आप 2 डायमेंशन में नहीं हो. व्हाट विल दिस बी कॉल्ड? लेट दिस बी अ स्निकर्स क्वेश्चन. व्हाट विल बी दिस कॉल्ड? दिस विल नॉट बी अ लाइन. एनी आइडिया गाइस? स्निकर्स के लिए तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. प्लेन, एग्जैक्टली. वैष्णवी जब कॉलेज खोलेगा याद दिलाना, ठीक है, ग्रेट. सो दिस विल बी अ प्लेन. कैसे होगा ये प्लेन? लेट मी ड्रॉ इट आउट फॉर यू. कि आप x1 ले लो, x2 ले लो, ये x3 ले लो, एंड ये y ले लो. आप लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे, आप बेसिकली एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हो इस तरीके का. Can you imagine this as a plane in 3-dimensional? So this is like a board that is there. So it's not a line. तो और इस बोर्ड के ऊपर या तो लाई करेंगे पॉइंट्स, या यहाँ लाई करेगा या यहाँ लाई करेगा. Can you imagine this as a board? Let me probably show this to you in a different way. अगर मैं regression plane दिखाऊँ, that will be much better.
Yeah, can you see this guys now? uh, yeah, not a very good picture, but okay. So this is your x1 plus. So this is your x1, this is your x2, and this is your plane. और ये जो points हैं, या तो ये ऊपर lie कर रहे हैं, नीचे lie कर रहे हैं. So this is how basically your regression line works, or regression plane works in 3 dimensions. Now my question is, what will happen in more than 3 dimensions? What will this become? Plane तो ठीक है. 4 dimensions में 4 dimensions first of all you can't draw guys, but 4 dimensions में क्या हो गए? What is it called? Okay, in 4 dimensions it's called a hyperplane. कौन थे? So we तो हम इस प्लेन को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं. यू कैन राइट दिस एज दिस. स्टोकेस्टिक फॉर्म हमने देख लिया. स्टोकेस्टिक फॉर्म क्या होगा? नाउ what we are seeing is this. These b2 and b3 are not called coefficients now. These are called partial regression coefficients. Okay, do remember that these are called partial regression coefficients and not coefficients. uh, because now what they are seeing is इनका meaning जो है थोड़ा सा different change हो गया है. We will see that meaning. एंड रिग्रेशन का तो खैर वही सेम चीज़ है. कंडीशनल रिग्रेशन वेरिएबल है, और ये random component and systematic component, non-systematic component, all of this is the same. Now what this partial regression coefficient means is that what does b2 measure? The change in the value of y for a unit change in x2 holding x3 as constant. Given x3 is constant, ठीक है, ये by the way प्लेन लिखा हुआ है. Given x3 as constant, what is the impact on y given x3 as constant? This is what it says. Similarly, b3 tells you what is the impact of one unit change of x3 on y given x2 as constant. वहां पर हमें देखने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि दूसरी चीजों को कांस्टेंट रखने की जरूरत है. सो दिस इज योर सपोज योर पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, एंड उसके अंदर आप वैल्यू पुट करो तो आपके पास ये आ जाएगा. So just go through this, or what we will do is guys, because it's almost time, we will go through this part, and and uh, and evaluate uh, we will evaluate the assumptions. The assumptions are very similar. अच्छा ठीक है. The assumptions are very similar, ठीक है, and we will talk about this collinearity, multicollinearity, and then so we काफी चैप्टर सिमिलर है guys, पिछले चैप्टर से जो भी हमने किया. इसीलिए मैं कह रहा था कि do spend a lot of time till chapter 3. Once your chapter 3 is clear, then you will not face any issues for moving ahead. Okay? उसके बाद आपको issues नहीं आएंगे. नहीं तो ये इश्यूज आते रहेंगे. अगर आपका बेस ही वीक रह जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आने वाली कि ये क्या चल रहा है. ये उसके बाद सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़नी शुरू हो जाएगी. एंड if chapter 3 is not clear, till chapter 3 is not clear, unfortunately econometrics is not going to be your forte, and it's going to trouble you till the point that you're going to study economics. So I hope things are clear.